चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका नाम है बायोमोलिक्यूल। इसका नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से मुराद ये है कि वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं या पाए जाते हैं या जिनका हम इनटेक कर सकते हैं और उनके कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। एक ब्रांच है बायोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री। ये वो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले जो है, सबसे पहले इसकी अहमियत की बात करें अगर, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जैसे कि जो स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी में वो बन रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही है। इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही है। इंफॉर्मेशन होती कहां पर है? न्यूक्लियस में। जाती कहां पर है? सेल्स के पास। डीएनए जो है उसमें इंफॉर्मेशन फीड हुई हुई होती है कि कब कौन से एंजाइम्स को सिंथेसाइज करना है, और हमें मालूम है एंजाइम किससे मिलके बने? प्रोटीन से मिलके बने। तो कब कौन सा प्रोटीन बनवाना है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से मैकेनिज्म जो है वो नॉर्मल है और कौन कौन से मैकेनिज्म जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो इसमें मैं आपसे ये बात कर रहा था कि कैसे कैसे कौन कौन से नॉर्मल फंक्शंस हैं जो बॉडी कराती है। तो जो भी चीज नॉर्मल से हटके होगी उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं। तो ये भी बॉडी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि कौन कौन से एबनॉर्मल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, तो वो फंक्शंस नहीं परफॉर्म करने। इसके अलावा बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ा जाता है या जाना जाता है, जिसके जरिए हम ये बता सकते हैं कि कैसे कोई भी काम बॉडी के अंदर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन जो है एग की कैसे हो रही है, मसल्स और ब्रेन या लीवर के सेल्स तक एनर्जी कैसे जा रही है, या वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, या वो किस चीज से मिलके बने हैं, ये सारी बात। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो बेटे केमिकल कंपोजिशन है सेल्स की। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स की बात करें अगर हम, तो जितने भी लिविंग बॉडीज हैं यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्ट्रक्चरली मिलके बने हैं सेल से। भाई किसी भी चीज को आप लिविंग थिंग कब कहते हैं? जब उसके अंदर सेल हो इसी बेस पे आप लिविंग थिंग कहते हैं ना उसको। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके पास सेल्स हैं, और सेल्स के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म होता है। ये जो प्रोटोप्लाज्म सेल्स के अंदर होता है इसमें क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं या केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो मौजूद हैं। इसमें 6 बेसिक केमिकल सब्सटेंसेस जो मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, और सल्फर है। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो मौजूद होते हैं। अब इनमें से इन सबका एटॉमिक वेट क्या है या एटॉमिक नंबर क्या है? तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक वेट 12 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और वेट 1 है। ऑक्सीजन का 8 और 16 है एटॉमिक नंबर और वेट। नाइट्रोजन का 7 और 14 है। इसके अलावा फॉस्फोरस का 15 और 31 है, और सल्फर का 16 और 32 है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है, यानी कि किस फॉर्म में इसको हम इस्तेमाल करते हैं? तो कार्बन को इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं वाटर की फॉर्म में, बाकी ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में ही इस्तेमाल हो रहा है, नाइट्रोजन NO3 NH4 की फॉर्म में यानी कि अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में, फॉस्फोरस जो है फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में, सल्फर जो है वो ये SO4 की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। काम क्या है, फंक्शंस क्या है, और किस परसेंटेज में मौजूद हैं ये?
कार्बन तकरीबन 18.5% है, हाइड्रोजन 9.5% है, ऑक्सीजन 6.5% है, नाइट्रोजन 3.3 है, फास्फोरस 1.0 है और सल्फर सबसे कम है 0.3%। काम क्या है? कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कंटेन करते हैं कार्बन्स को, और कार्बन की जरूरत होती है किसी भी प्लांट को, किसी भी ऑटोट्रॉफ को अपने अंदर फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। हाइड्रोजन की जरूरत ये है कि इसकी भी जरूरत है प्लांट्स को या किसी भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को, कि फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। इसके अलावा ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है जो किसी चीज को रिड्यूस करता है। रिड्यूस मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के किसी को देता है। ऑक्सीजन किसी भी एनिमल को चाहिए, हेटेरोट्रॉफ को चाहिए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए या रिस्पायरेशन के लिए, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। नाइट्रोजन की जरूरत ये है कि ये अमाइनो एसिड कंटेन करता है और अमाइनो एसिड्स के जरिए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, कोएंजाइम्स बनते हैं। फास्फोरस की इंपॉर्टेंस ये है कि इससे जो है वो न्यूक्लिक एसिड बना है, इससे भी एटीपी बने हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, फॉस्फेट और लिपिड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, वो बने हैं। कोएंजाइम्स वगैरह एनएडी एनएडीपी वगैरह बने हैं। सल्फर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्रोटीन को बनाता है और कोएंजाइम्स को बनाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो कंटेन करता है 70 से लेकर 90% वाटर, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में 70 से लेकर 90% तक पानी होता है। और जब पानी एवापोरेट हो जाए तो जो रिमेनिंग मास बचता है सेल का, उसको हम कहते हैं ड्राई वेट। ड्राई वेट, अगर पानी किसी सेल में से निकाल दिया जाए तो जो भी वजन बचा सेल का, उसको कहते हैं ड्राई वेट। ये जो ड्राई वेट है ये किस चीज से मिलकर बनता है? इसमें क्या चीजें होती हैं? इसमें कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कार्बन रखने वाले मॉलिक्यूल्स बचे हैं खाली। केमिकल कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनको कहते हैं बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल्स। जो मैंने कहा ये 6 हैं जिनकी बात मैंने अभी आपसे ऊपर करी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये 98% हैं बॉडी में। तो यहां तक की बात थी। उसके बाद अब जो ये चीज शुरू कर रहे हैं हम बेटे, ये है पहला टॉपिक। इसका नाम है, लॉन्ग का पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये लॉन्ग का सबसे पहला टॉपिक है, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, चैप्टर नंबर 2 में। ये जो लफ्ज है कार्बोहाइड्रेट, अगर इसको गौर से देखो तुम तो इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। इन 3 चीजों से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट। और जो रेशो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो रेशो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:2:1 है। 1:2:1 है। मतलब एक कार्बन होगी तो 2 हाइड्रोजन होंगी और 1 ऑक्सीजन होगी। तो अगर तुम गौर से देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो यहाँ पे क्या है? 2:1। ये वही रेशो है जो वाटर का रेशो है। दिस रेशो इज सेम एज ऑफ वाटर। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट ये नाम पड़ा, क्योंकि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि दे हैव सेम रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज वाटर कंटेन, 2:1। इसीलिए इनको हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो तमाम लिविंग सेल्स के अंदर होता है। ये बिल्डिंग मटेरियल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको बनाने वाला, और एक स्टोरेज सब्सटेंस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये जमा भी हो जाता है किसी ना किसी जगह जाके, सेल में या बॉडी में। 8% जो है बाय वेट जनरली कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको हम कहते हैं शुगर या सैकराइड्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको सैकराइड भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। और सैकराइड्स के मायने होते हैं शुगर। सैकराइड्स के मायने होते हैं शुगर, शक्कर को कहते हैं सैकराइड। एक्सेप्ट पॉलीसैकराइड। एक्सेप्ट पॉलीसैकराइड जो होते हैं वो शुगर नहीं कहलाते, वो मीठे नहीं होते, वो स्वीट नहीं होते टेस्ट में। बाकी तो सारे के सारे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसके अलावा इनकी टाइप्स हैं बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं।
एक है मोनोसैकराइड, एक है डाइसैकराइड, एक है ऑलिगोसैकराइड और एक है पॉलीसैकराइड। अब इनको अगर डिफाइन कर लें हम, ये जो चार नाम लिए मैंने, मोनो, डाई, ऑलिगो और पॉलीसैकराइड, तो मोनोसैकराइड्स जो होते हैं ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके पास एक यूनिट होता है, या आप यूं कह लें आसान अल्फाज में, जो फर्दर टूट नहीं सकते, जो फर्दर टूट नहीं सकते, सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो मोनोसैकराइड्स हैं जो एक हैं। डाइसैकराइड जो है ये वो हैं जिसमें दो यूनिट्स होते हैं, मतलब दो दो चीजों से मिलके बनाए जो, वो डाइसैकराइड्स हैं। ऑलिगोसैकराइड जो हैं सेम इसी तरह से, ऑलिगोसैकराइड जो हैं ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें 3 to 7 यूनिट्स होते हैं, मतलब 3 से लेके 7 चीजों से मिलके बना है। और पॉली तो जैसा नाम है, पॉलीसैकराइड जो है जैसा नाम है वैसे होंगे जिनमें बहुत ज्यादा, विच कंटेन सेवरल यूनिट्स, बेतहाशा यूनिट्स होंगे, मैनी यूनिट्स होंगे। तो ये तो मैंने पहले 4 टाइप्स बताई आपको और चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है सबसे पहले मोनोसैकराइड। सबसे पहले मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड, ये जो मोनोसैकराइड्स हैं ये, जैसे मैंने कहा, दे आर सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, विच कंटेन ओनली 1 यूनिट, या आप यूं कह लें विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो और नहीं टूट सकते सिंपलर सब्सटेंस में, ये है मोनोसैकराइड्स। इनका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2nOn, ये इनका जनरल फार्मूला है। जो लफ्ज n है यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखना है आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया इनका रेशो क्या है 1:2:1, तो उस रेशो में चलेंगे ये हमेशा। इसकी कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोस वगैरह, ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। और जितने मोनोसैकराइड्स होते हैं ये व्हाइट क्रिस्टलाइन, सफेद क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉलेबल होते हैं, पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। मोनोसैकराइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम विच दे कंटेन। कार्बन एटम की बेस पे भी मोनोसैकराइड्स डिवाइड हैं 5 टाइप्स में। एक का नाम है ट्रायोज, एक का नाम है टेट्रोज, एक का नाम है पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। ये 5 टाइप्स हैं इनकी, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। इनका फार्मूला है सबका, ये ट्रायोस का मतलब 3 कार्बन, टेट्रोस का मतलब 4 कार्बन, पेंटोस का मतलब 5 कार्बन, हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन, हेप्टोस का मतलब 7 कार्बन। तो जितने कार्बन है उनका डबल हाइड्रोजन होगा और उतने ही फिर ऑक्सीजन होंगे, तो इनका फार्मूला इस तरह से बन गया। C3 डबल कर लो, H6 फिर O3, C4 H8O4, C5 H10O5, C6 H12O6, C7 H14O7, ये इनका फार्मूला है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, ट्रायोस की एग्जाम्पल फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड है, या डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, जो आप अभी आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 11 में बायोएनर्जेटिक्स के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस में। टेट्रोस की एग्जाम्पल जो है वो एरिथ्रोस या एरिथ्रोलोज है। पेंटोस की एग्जाम्पल, मतलब 5 कार्बन एटम रखने वाले शुगर जो हैं उनकी एग्जाम्पल राइबोस है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है। हेक्सोस के एग्जाम्पल ये हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। और हेप्टोज के एग्जाम्पल जिनमें 7 कार्बन एटम होते हैं उनकी एग्जाम्पल है, ये यहाँ लिखी हुई है, ग्लूकोहेप्टोस या हेप्ट्यूलोज, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब जो मोनोसैकराइड्स हैं, जैसे मैंने कहा, ये इसमें 2 तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं आप। एक वो जिनके पास 6 कार्बन है, एक वो जिनके पास 5 कार्बन है। इनकी बात ज्यादातर होती है क्योंकि ज्यादातर इस्तेमाल में आते हैं। तो जिनके पास 6 कार्बन एटम है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज वगैरह, ये जो ग्लूकोज है ये सिंपल फॉर्म है शुगर की,
ये राइप फ्रूट्स के अंदर होता है। राइप फ्रूट्स मतलब जो फल तैयार हुए हुए, तैयार हुए हुए फलों के अंदर नॉर्मली मौजूद होता है ये। इसके अलावा कॉर्न में, हनी में होता है ये। और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर है मतलब कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसको एल्डोस शुगर भी कहते हैं। इसको एल्डोस शुगर भी कहते हैं। किसको एल्डोस शुगर कहते हैं? ग्लूकोज को। और एल्डोस का मतलब ये होता है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो एज अ फंक्शनल ग्रुप, उसको कहते हैं एल्डोस शुगर। जबकि और रिड्यूसिंग शुगर, मैंने कहा जिनके पास ये ग्रुप हो उनको एल्डोस भी कहते हैं और रिड्यूसिंग भी कहते हैं। जो रिड्यूस हो जाए इसका मतलब है कि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकले और कहीं जाके ऐड हो जाए। जबकि जो फ्रक्टोज है, जबकि जो फ्रक्टोज है ये भी रिड्यूसिंग शुगर है और उसको हम कीटोन कहते हैं। कीटोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास जो है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एटम अटैच हुआ हुआ होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप इसके कार्बन के साथ। तो ये कीटोन शुगर है फ्रक्टोज जो है। और ये जो है इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ये भी फलों में होता है। जबकि ग्लैक्टोज जो है ये मिल्क शुगर कहलाता है। ये मिल्क शुगर कहलाता है। ग्लैक्टोज जो है ये मिल्क में होता है। और इनके रिंग्स होते हैं बेटे, ये इनके रिंग्स हैं। ग्लूकोज का रिंग है, ग्लैक्टोज का रिंग है, फ्रक्टोज का रिंग है, कार्बन एटम्स का। तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जैसे ये बना हुआ आपको यहाँ नजर आ रहा है। ग्लूकोज का जो रिंग है, ग्लूकोज का जो रिंग है इसको कहते हैं हम पायरेनोज रिंग। और जो फ्रक्टोज का रिंग है इसको कहते हैं फ्यूरिनोज रिंग। फ्यूरिनोज रिंग। पायरेनोज रिंग में अगर तुम देखो तो ये 5 कार्बन एटम होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 कार्बन है इस रिंग में। ये जो छठा कार्बन है तो इससे बाहर है। तो 5 कार्बन एटम हो और 1 ऑक्सीजन एटम हो, इस रिंग को पायरेनोज कहते हैं। और मैंने कहा फ्रक्टोज का फ्यूरिनोज है क्योंकि इसमें कार्बन एटम कितने? 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम है। 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है जो रिंग में है। बाकी ये वाले कार्बन एटम्स तो बाहर हैं इससे। तो 4 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन है तो फ्यूरिनोज। तो ये फ्यूरिनोज रिंग है। बाकी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का दोनों का पायरेनोज रिंग होता है। ये वो बात है जो आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगी, जो मैंने आपको अभी बताई। इसके अलावा यही बात करें अगर इसी की, ये तो बात कर ली हम मैंने किसकी, ये तो मैंने हेक्सो शुगर की बात करी ना, इसमें 6 कार्बन है। जबकि अगर बात करूं मैं कुछ पेंटोज शुगर की, पेंटोज शुगर का मतलब जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं, विच कंटेन 5 कार्बन एटम्स, जिसकी एग्जाम्पल ये राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसकी एग्जाम्पल राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। आपको मालूम है राइबोज शुगर जो है वो इस्तेमाल होती है, इट इज यूज्ड इन आरएनए। और डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो इस्तेमाल होती है, इट इज यूज्ड इन डीएनए। जो राइबोज शुगर होती है उसके सेकंड और थर्ड कार्बन पे, जो राइबोज शुगर होती है उसके सेकंड और थर्ड कार्बन के ऊपर, सेकंड और थर्ड कार्बन के ऊपर, राइबोज शुगर के सेकंड और थर्ड कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो राइबोज शुगर कंटेन फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कहते हैं OH ऑन इट्स सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम। जबकि जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है इट कंटेन ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है खाली ऑन इट्स थर्ड कार्बन एटम। तो जिसके पास जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, यानी कि OH ग्रुप जिसके पास जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसके पास जितने कम फंक्शनल ग्रुप होंगे वो उतना कम रिएक्टिव होगा। इसीलिए डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर नहीं है। क्योंकि अगर डीएनए में राइबोज शुगर होती तो वो तो रिएक्टिव है,
वो रिएक्ट कर जाती तो डीएनए की शेप चेंज हो जाती, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता। तो हम ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो डीएनए के पास, क्योंकि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है तो डीएनए को स्टेबल होना जरूरी है। इसलिए जो है इसके पास डीऑक्सीराइबो शुगर होता है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप खाली एक होता है, यानी कि लेस रिएक्टिव है, स्टेबल है, तो अपनी शेप वगैरह चेंज नहीं करता। ये उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये बात थी किसकी, ये सारी बात थी बेटे मोनोसैकेराइड्स की। अब है ओलिगोसैकेराइड्स। मैंने कहा था ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जिनके पास 3 से लेके 7, मैंने कहे थे, यहाँ लिखा हुआ है 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड होते हैं, जिनके पास 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, उनको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। जिनके पास 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स हो या कार्बोहाइड्रेट की सब टाइप्स हो, उनको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। जब वो टूटे तो कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 10 उसमें से मोनोसैकेराइड्स निकले, मतलब ग्लूकोज, गैलेक्टोज वगैरह निकले। जो कॉमन और अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो कौन से हैं, मतलब सबसे आम तौर पे जो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो कौन है, वो यही है बेटे, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, यानी कि या डाइसैकेराइड्स हैं। ओलिगोसैकेराइड जैसे मैंने कहा था 3 से लेके 10 तक होते हैं इनके पास, और मोस्ट कॉमन जो ओलिगोसैकेराइड है उसका नाम है डेक्स्ट्रिन। मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड जो है उसका नाम है डेक्स्ट्रिन। ये वो शुगर होते हैं जो अगर 2 से मिलके बने, इसमें 2 हैं तो उनको कहते हैं डाई, 3 है तो कहते हैं ट्राई, और 3 से लेके 10 तक हैं या 2 से लेके 10 तक हैं तो उनको कहते हैं हम ओलिगो। इनकी एग्जाम्पल क्या है, इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो है सक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज। इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स जो है ऑफ ओलिगो सैकराइड कह लो तुम या डाइसैकराइड कह लो, वो कौन है, इसकी एग्जाम्पल है सक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज। ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। जो इसमें सक्रोज है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें जो सक्रोज है इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये किसी चीज को रिड्यूस नहीं करता, मतलब ये किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी को किसी के अंदर ऐड नहीं कराता, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता। जबकि जो बाकी के दोनों हैं लैक्टोज और मेल्टोज वगैरह, ये रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की तरह। जो लैक्टोज और मेल्टोज हैं ये रिड्यूसिंग है। लैक्टोज एंड मेल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स भी थे। सक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, शुगर केन के अंदर होता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं, मेल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं। और ये जो तीनों तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं, सक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज, जो लैक्टोज है और मेल्टोज जो है ये अलग अलग मोनोसैकेराइड से मिलकर बने, जैसे मैंने आपसे कहा था। लैक्टोज जो है ये मिलके बना है 2 ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से। जब 2 ग्लूकोज आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो बनता है लैक्टोज। हर एक में ग्लूकोज एक कंपाउंड तो है। जो सक्रोज है ये मिलके बना है ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से, और आखिर में जो मेल्टोज है ये मिलके बना है ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से। इनके कॉम्बिनेशन है ये, इन दो चीजों के ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं। फिर नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली के तो नाम में ही लफ्ज पॉली आ रहा है, तो बहुत सारे, मैंने आपसे कहा था जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हों, जो टूटे तो बहुत सारे यूनिट्स बनाए, इनको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं इनका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, और पॉलीसैकेराइड्स नॉर्मली 2 तरह के हो सकते हैं, एक को कहते हैं हम स्ट्रक्चरल और एक को कहते हैं हम स्टोरेज। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स वो होंगे जो किसी स्ट्रक्चर को बनाएंगे, और स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स वो होंगे जो स्टोर हुए हुए होंगे किसी जगह पे, वहां से हासिल होंगे। फिर इसके अलावा कुछ पॉलीसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जो सेम मोनोसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनको हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स जो सेम
जो सेम मोनोसेक्राइड्स के कॉम्बिनेशन से बने, और कुछ होते हैं हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स। हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स वो होते हैं जो कि अलग अलग तरह के मोनोसेक्राइड्स के कॉम्बिनेशन से बने हो। इसकी कॉमन एग्जांपल्स क्या है? इसकी कॉमन एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। इसकी कॉमन एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ये जो तीनों हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये तीनों के तीनों जो हैं वो होमोपॉलीसेक्राइड है। मतलब ये तीनों के तीनों बहुत सारे ग्लूकोज के मिलने की वजह से बने। स्टार्च स्टोरेज है, ग्लाइकोजन भी स्टोरेज है, सेलुलोज स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, यानी कि स्ट्रक्चर को बनाता है जो सेलुलोज है। अब इसमें बारी बारी हर एक की बात है। सबसे पहले स्टार्च की बात करें अगर हम, तो स्टार्च जो है, जैसे मैंने कहा, ये रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे जमा हो जाता है प्लांट्स में, दालों में, सब्जियों में, आलू में, वेजिटेबल्स वगैरह में। और मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जोड़ेंगे तो ये बनेगा। ये जो स्टार्च होते हैं ये दो तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। एक को कहते हैं एमाइलोज और एक को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज होता है इसमें 200 से लेके 2000 तक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंबाइन होके अमाइलोज को बनाते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है इसमें 2000 से लेकर 20,000 तक मॉलिक्यूल होते हैं जो मिलके अमाइलोपेक्टिन को बनाते हैं। एमाइलोज जो होता है वो लीनियर होता है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो लीनियर होती है, सीधी होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है उसकी अरेंजमेंट जो होती है वो ब्रांच्ड होती है। ब्रांच्ड होता है वो अमाइलोपेक्टिन, तो बड़ा होता है। तो ये बात किसकी थी? स्टार्च की बात थी जो प्लांट्स में है। इसके अलावा सेलुलोज की बात करें अगर हम, तो बेटे सेलुलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की वो टाइप हैं जो कि स्ट्रक्चरल हैं, ये स्ट्रक्चर को बनाते हैं, प्लांट्स में मौजूद होते हैं, और हमारी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इनको तोड़ सके। हाँ, दूसरे एनिमल्स जो हैं जैसे हर्बीवोर एनिमल्स हैं, जैसे काऊ वगैरह है, उनकी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया, उसका नाम है रोमेनोकोकस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कुछ एंजाइम बनाता है जो एंजाइम फिर सेलुलोज की ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसकी ब्रेक डाउन कर सके। ये भी जो है इसमें भी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में ज्वाइन हुए हुए होते हैं, और ये भी स्ट्रेट चेन में होते हैं, लीनियर चेन में होते हैं, ब्रांच नहीं होते। सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनती है, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में भी। और फिर आखिरी टाइप जो है वो कौन है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये एनिमल्स की बॉडी में, उनके मसल्स में, लीवर में जमा हुआ होता है, और ये भी एक तरह का स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है जो जमा हो जाता है बॉडी में जाके। बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है। ये इनसॉल्युबल है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता और ग्रैन्युलर फॉर्म में होता है। और ये जब टूटता है तो बेटे एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को काम करने के लिए। जो फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो एक तो सबसे बड़ा फंक्शन तो यही है बेटे कि ये एनर्जी देता है, सोर्स है एनर्जी की। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं बॉडी के काम के लिए। कार्बोहाइड्रेट जमा भी हो जाता है बॉडी में, तो एनर्जी स्टोरेज का पर्पज है कार्बोहाइड्रेट का। प्लांट में एक्सेस हो जाएगा ग्लूकोज की क्वांटिटी तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्च में, और जब हम उन प्लांट्स को खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं, और हमारी बॉडी में जाके जो है ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देने के अलावा हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को भी बनाते हैं, चाहे वो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हों या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हों। इसके अलावा ये जो स्टार्च हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स का नाम है काइटिन। वो काइटिन जो है वो उससे मिलके, हमें मालूम है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उससे मिलके क्या बने? एक्सोस्केलेटन बनाए एनिमल्स का, जैसे आर्थ्रोपोड्स का। और बहुत सारे कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ जब कभी कंबाइन हो जाते हैं तो एक अलग मॉलिक्यूल बनाते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो यहां तक की बात थी सारी डिटेल में कार्बोहाइड्रेट को लेकर। इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट की कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं, इनमें बॉन्ड्स होते हैं, उसकी बात इंशाअल्लाह मैं आपसे फिजिकल क्लास में कर लूंगा।